नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर और आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसी रही बाजार की पूरी चाल। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो शेयर बाजार में जो बीता सप्ताह था वहां सिर्फ एक ट्रंकेटेड वीक हमने देखा। 3 दिन ही कारोबार रहा। बीते सोमवार को होली के चलते बाजार बंद था, वहीं शुक्रवार को गुड फ्राइडे की वजह से बाजार में कारोबार नहीं हुआ। अगर गुरुवार की बात करें तो शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच ऑटोमोबाइल और बैंकिंग शेयर्स में भारी लिवाली से बाजार में लगातार एक तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो नया सप्ताह है, इसमें कैसा रहेगा मार्केट का मूड, आरबीआई पॉलिसी, ऑटो सेल्स समेत तमाम फैक्टर्स से तय होगी बाजार की चाल। इन सब पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसे रहने वाली है स्टॉक्स और सेक्टर्स की चाल, कहां निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन अपना सवाल पूछने के लिए जब आप हमारे नंबर्स पर कॉल करें, दरख्वास्त है कि अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा रखें। नंबर्स आपके लिए बता देते हैं। नंबर्स हैं 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। और किस तरह से शेयर मार्केट के तमाम जो सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है सोमवार से। इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनसी महेश्वरी साहब शेयर मार्केट एक्सपर्ट है। महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है जब हम बात करते हैं 2023-24 की। कल से नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू हो रहा है। महेश्वरी जी, आरबीआई पॉलिसी की हम बात करें, ऑटो सेल्स का अगर जिक्र करें, तमाम और कौन से ऐसे कारक हैं जो बाजार की दिशा को तय करने वाले हैं इस हफ्ते में? देखिए, सबसे पहले तो एक तरह से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, मैं आपको और आपके दर्शकों को न्यू फाइनेंशियल ईयर की बधाई देना चाहता हूं। और उसके साथ ये जो बहुत ही रोमांचक और बड़ा उत्साह पूर्वक ये साल होने वाला है। ग्लोबल इंडिकेटर भी सारे बहुत पॉजिटिव हैं। फेड में भी इंडिकेशन दे दिया है कि साल शायद 2 या 3 बार हम रेट कट करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा कामना होती है स्टॉक मार्केट। हमारे यहाँ इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन को पहले ही ऑलमोस्ट फोरगॉन कंक्लूजन मान लिया गया है और उसके चलते एक मेजोरिटी सरकार जो दोबारा तीसरी बार बनने वाली है, उसको जो अभूतपूर्व सफलता की जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है उसको भी डिस्काउंट कर लिया गया है। और मुझे लगता है वो सारी चीजें चलेंगी। तो जो ये बेसिक बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स है, उसके चलते हुए मुझे लगता है मार्केट बहुत अच्छी चलेगी। अब बीच में जो छोटे छोटे विचार आते हैं, सबसे पहले जैसे आपने बोला आरबीआई पॉलिसी, नेचुरली आज के ग्लोबल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, टोटली इंटीग्रेटेड है। और अगर कहीं से हमें इंडिकेशन आ रहा है कि अब रेट कट होने वाला है, तो कम से कम ये चीज तो क्लियर है कि अब कम से कम जो पहले महंगाई के ऊपर बात थी और महंगाई के चलते हुए बैंक रेट को बढ़ाने की बात चल रही थी, वो शायद अब नहीं होगी। और मुझे तो ये लग रहा है कि शायद नेक्स्ट 2 या 3 महीने में हमें एक रेट कट देखने को भी मिल सकता है। हो सकता है इसी अप्रैल में ही एक छोटा रेट कट। इसके रेट कट के चलते हुए मुझे लगता है दर्शकों को और अपने जो निवेशक हैं उनको बने रहने की जरूरत है। उनको राइट टाइम में राइट स्टॉक को लेने की जरूरत है। और स्टॉक मार्केट से जैसे हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से वो ज्यादा मुनाफा, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और साथ ही जो वैश्विक आर्थिक डेटाज हैं वो भी आने वाले हैं। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें महेश्वरी साहब, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई का फाइनल डेटा है और इस तरह के जो तमाम कारक जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आते हैं, उनका भी साफ तौर पर असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो भारतीय शेयर बाजार के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। मुझे आशा है कि मैं पीएमआई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 52 के करीब आएगी और 52 पीएमआई को हम बहुत अच्छा मानते हैं। जहां लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो कोर स्ट्रेंथ है उस पर इकोनॉमी वापस आ रही है, तो उसके चलते हुए मार्केट को पीएमआई के डाटा आने से भी एक पॉजिटिव रूप मिलने का चांस है। हमने देखा कि बैंकिंग और आईटी शेयर्स पर जो विश्लेषक है उनका मानना है कि फोकस रह सकता है, क्योंकि ये तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। इसको लेकर कितने बुलिश हैं आप आरबीआई पॉलिसी के मिनट्स के लिहाज से? देखिए, अगर हम पिछले साल का अवलोकन करें तो पिछले साल में बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट में जो इतना अच्छा रिटर्न दिया उसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पार्टिसिपेट किया। अगर हम कुछ सेक्टर्स डिस्कस करें, लाइक इवन
एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने 117% की रिटर्न दी है, उसके चलते बैंकिंग में खाली 48% की आई। कैपिटल गुड्स में अगर हम बात करें, केमिकल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, वहां करीब 212% की रिटर्न मिली, जिसके चलते हुए आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न आई। और मुझे ये मानना है कि बैंकिंग सेक्टर के बिना कोई भी इंडेक्स बढ़ ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे भी 34.5 ऑलमोस्ट 35% जो इंडेक्स में कंसंट्रेशन है, जो वेटेज है, वो बीएफआई की है, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज की। अगर वो सेक्टर नहीं चलेगा तो हमारा लार्ज कैप नहीं चल पाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बैंकिंग को इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन करना है, बैंकिंग को कंट्रीब्यूट करना है, और बैंकिंग को जैसे रेट कट का इंडिकेशन आएगा ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, उनको अपने इस पोर्टफोलियो में डालना पड़ेगा। जहां तक आईटी सेक्टर की बात है, आईटी सेक्टर ने पिछली बार भी रिटर्न नहीं दिया, और मुझे लगता है कि जब भी यूएसए का इलेक्शन होता है, जो कि इस साल लेट ईयर में होगा, तो उसमें क्या है कि इंडियन इकोनॉमी और पर्टिकुलरली जो जॉब शिफ्टिंग है टू इंडियन सबकंटिनेंट इन आईटी सेक्टर, वो एक हमेशा इलेक्शन मुद्दा बना है पिछले 3 प्रेसिडेंट इलेक्शन आपको जी। उसके चलते हुए मुझे नहीं लगता कि यूएसए से कोई एम्बिशियस डिक्लेरेशन ऐसी आ सकती है जो हमारे आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन दे। तो उसके चलते मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में जो रिटर्न हम बाकी सेक्टर में देख रहे हैं 80% टू 100%, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस साल अभी आईटी सेक्टर में कोई इमीडिएट रिटर्न देखने की मिलने को चांस है। लेकिन जो सेल्फ कंज्यूमर है, जो यहाँ पे आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट बेस्ड ना होकर इंडिया की कंज्यूमर डिमांड के ऊपर चल रहा है, जहाँ लोकल कैप्टिव यूनिट्स हैं, लोकल अपना वो ग्रोथ दे रहे हैं, तो वहां मुझे लगता है काफी अच्छा उनको रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब है कि सेक्टर में भी, सॉफ्टवेयर में भी, आईटी में भी हमें लार्ज की जगह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे जाना पड़ेगा। महेश्वर साहब, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी अगर आज के पहले जो महीने हैं उनकी बात करें, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जो वेल्थ क्रिएटर के रूप में निवेशकों को बहुत फायदा पहुंचाएगा, जिनसे हमने उम्मीद नहीं की थी? तो क्या वही उम्मीद इस फाइनेंशियल ईयर में भी लगा सकते हैं हम उन तमाम सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो? आई थिंक मैंने अभी ये डिस्कस किया, इसको हम बड़े सिंपल शब्दों में समझें तो ABC, A फॉर एग्रीकल्चर, B फॉर बैंकिंग एंड C फॉर कैपिटल गुड्स। मुझे मानना है कि अगर हम अपनी रणनीति ABC पे रखेंगे, जबकि पिछली बार उन्होंने A में एग्रीकल्चर भी है, ऑटोमोबाइल्स भी है, A में एविएशन भी, तो मुझे लगता है A में ही काफी संभावना है। एविएशन आप देखिए, कोई भी फ्लाइट आपको खाली नहीं मिल रही है, कहीं पे आपको सीट नहीं मिल रही है, लिमिटेड प्लेयर्स है, ऑलमोस्ट ड्यूरोप्रोली है। लिमिटेड प्लेयर्स होने से वो अपने हिसाब से प्राइसिंग बना रहे हैं, और कहीं पे भी वैकेंट फ्लाइट नहीं है। जहां 90% ऑक्यूपेंसी है, तो उस सेक्टर में रिटर्न्स अपने आप आएगी। तो मुझे लगता है एविएशन सेक्टर बहुत अच्छा है। एविएशन के चलते हुए एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, ऑटोमोबाइल भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑटोमोबाइल में हर ब्रांड के आप देखिए, पिछले नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट 5 से 6 मंथ की वेटिंग चल रही है अच्छे टॉप ब्रांड्स जी। अगर अच्छे ब्रांड्स में 5 to 6 मंथ की वेटिंग है, तो मार्केटिंग जो सबसे क्रिटिकल अहम मुद्दा है मार्केटिंग का ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो तो यहाँ पे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट की फैक्टर है ही नहीं। तो उसके चलते हुए हमें इसमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल है, अगर आप एक निवेशक ABC पे ही कंसंट्रेट करे तो ही उसको आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। जिन हम चुनावों को लेकर लगातार ये बात मान रहे हैं कि शेयर मार्केट कहीं ना कहीं इसे डिस्काउंट कर चल रहा है, ऐसे में जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उनकी बात की जाए या सेक्टर्स की बात की जाए, उनके परफॉर्मेंस को लेकर आपका नजरिया क्या रहने वाला है? देखिए, साइक्लिक में सबसे बड़ी आप एग्रीकल्चर भी चलते हैं, लाइक शुगर इंडस्ट्री। शुगर हमने देखा है पिछले 3 या 4 साल में हमेशा बड़ा कभी रिटर्न्स देता है, कभी सबड्यूड हो जाता है। पिछले 1 साल में शुगर में बहुत अच्छी रिटर्न्स मिली। इंटरनेशनल जो सारे फैक्टर्स थे उस शुगर को उन्होंने बहुत प्रमोट किया, बहुत सपोर्ट किया। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है, जहां एग्रीकल्चर बेस्ड और साइक्लिक में जब भी अगर अभूतपूर्व रिटर्न की बात आती है, अगर प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगी तो रिटर्न ज्यादा आएगी, लेकिन प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिस्कम्फर्ट करता है। और उसके चलते हुए हमने देखा होगा, पीछे आप दाल की बात करें, तिलहन की बात करें, एडिबल्स में काफी चीजों की बात करें, इवन ओनियन की बात करें, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको प्राइस स्टेबिलिटी देने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, और वहाँ कभी एक्सपोर्ट बैन हो जाता है, कभी इंपोर्ट बैन हो जाएगा। तो उसके चलते हुए एक इनिशियल रिटर्न बहुत अच्छी होगी, लेकिन साइक्लिक को हमें
बेस्ड ऑन एग्री हमें मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन इलेक्शन ईयर, जहां की अगर वो प्राइस सेंसिटिव तो है ही है, इलेक्शन सेंसिटिव भी है, और उसके चलते हुए अगर प्राइस में इजाफा ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस पर एक्शन ले लेगी। इन 3 सेक्टर्स पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा फोकस कर हमें बताएं कि एफएमसीजी की जब हम बात करते हैं, फार्मा, टेक्सटाइल, इन्हें कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये रक्षात्मक सेक्टर्स हैं जहां पर औसत रिटर्न की उम्मीद निवेशक करते हैं। हालांकि फार्मा को डिफेंसिव माना जाता है। पिछले साल की तुलना में अगर आप इनके रिटर्न्स को देखें तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर किस तरह से रहने वाला है इन तमाम सेक्टर्स को लेकर? अगर मैं फार्मा को थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करूं, और फार्मा में हम मेडिकल इंश्योरेंस को भी ले लें और साथ में हेल्थ सेक्टर को भी ले लें, हॉस्पिटल्स को भी ले लें, तो मुझे लगता है पिछले साल भी बहुत अच्छी रिटर्न्स मिली है और आने वाले साल में भी बहुत अच्छी रिटर्न मिलने वाली है, पर्टिकुलरली जहां हम बात करें हेल्थ की। हेल्थ में आप देखेंगे जितनी अच्छी बड़ी चेंज है, सारों की बड़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं, चाहे आप हृदय HN की बात करें, हृदय की बात करें, चाहे आप मैक्स की बात करें, चाहे आप फोर्टिस की बात करें, इन सारों ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और खाली बड़ी चेंज की बात नहीं है, जो मीडियम हॉस्पिटल चेंज है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि इंडिया एक काफी ग्लोबल हब बन गया है फॉर दी मेडिकल ट्रीटमेंट। अब लोग क्या करते हैं, जिसको मेडिकल हम बीच में टूरिज्म की बात भी कर रहे थे कि आप लोग आते हैं कि उतनी कॉस्ट में यहाँ टूरिज्म भी हो जाता है, अयोध्या के दर्शन भी हो जाते हैं और वो अपना हेल्थ भी चेकअप भी करा पाते हैं, और एक प्रोसेस जो उनको हेल्थ का प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है वो भी करा पाते हैं। तो इसके चलते हुए हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल्स एंड फार्मा एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है, और मुझे लगता है इसमें स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे शो के पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं, दीपक कुमार जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक जी सुप्रभात, पूछिए अपना सवाल। सर हेलो जी, पूछिए सवाल। मेरे को मैडम ये पूछना है, जैसे कि मैं SIP करना चाहता हूँ 5,000 रुपए महीने की जी, तो किस फंड में करूँ, मेरे को ये बता दीजिए मैडम जी। महेश्वरी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अभी आपने कहा करते हैं तो मीन्स अभी आप किसमें कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। हम ये मान के चलते हैं जो भी आदमी SIP करता है हम उसको स्मॉल और मीडियम निवेशक मान के चलते हैं, और हमारा मानना है कि SIP आपको खाली लार्ज कैप में ही करना है। बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं SIP में, आप धीरे धीरे बूंद बूंद करके समुद्र भरने की हम कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट अंडरस्टूड है कि एक लॉन्ग टर्म है। हम 4 साल 5 साल 6 साल का विजन लेके चल रहे हैं कि बाद में जब बच्चों की एजुकेशन होगी, कॉलेज की हायर एजुकेशन होगी, मकान लेना होगा, बच्चों की शादी होगी, रिसेटल करना पड़ेगा, तो शायद उस समय इस पैसे को निकाल, तो उसमें आपको देखेंगे कि लॉन्गर टर्म में खाली लार्ज कैप ही आपको चिकन, तो हमें स्मॉल कैप को मीडियम कैप को अवॉइड करना है, हमको लार्ज कैप में ही जाना है। हमारे साथ श्रीधर भी जुड़ गए हैं हैदराबाद से। श्रीधर जी पूछिए अपना सवाल। हेलो सर जी, पूछिए। मैम मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी, पूछिए। मेरे को 50 लाख का SWP लगाना है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, तो एग्जिट लोड भी हो गया मैडम उसका जी, तो मैं SWP कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते सर सेफली? महेश्वरी साहब एक बार जरा दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। एक बार आप दोबारा बताइए कितने का स्टॉप लॉस करके आपने बताया हमको? मैम SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान 50 लाख का जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी मंथ कितना लगाना है इसमें? सर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है 50 लाख का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता ही नहीं है ना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कंफ्यूजन है आई थिंक आपके। जब सिस्टमेटिक विड्रॉल करेंगे तो आपके जो शेयर्स हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट में बेचेंगे और आपको पैसा देंगे, तो आपका उसमें कोई इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। खाली उनका ये है कि एग्जिट लोड किस स्कीम में है या नहीं है। अगर एग्जिट लोड है तो आपको उनसे निगोशिएट करना है, और अगर एग्जिट लोड अवॉइड होगा तो आपको बिल्कुल NAV बेस मिलेगा। एक चीज और समझना चाहेंगे महेश्वर साहब, क्योंकि तमाम जो SIPs को लेकर, खैर इस पर करेंगे चर्चा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कि SIPs को लेकर किस तरह से निवेशक अपना पहला कॉल ले सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बाजार इस हफ्ते में। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been.
मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद बाजार इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। एनसी महेश्वरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस शो पर सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक सवालों को लेकर। नासिक से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार, मैं अनिल बात कर रहा हूँ नासिक से। जी अनिल जी, पूछिए सवाल। मैं जानना चाहता हूँ GSFC का फ्यूचर आउटलुक क्या है। मेरे पास 500 शेयर हैं, करीब 200 रुपए के रेट। किस कंपनी का नाम लिया आपने? GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। महेश्वरी साहब, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन के शेयर्स। ये हमारे ABC में सी का जो हमने केमिकल्स की बात करी थी और फैक्टर्स की बात करके फर्टिलाइजर पार्ट ऑफ दैट है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट का जिस फोकस है उस पे चलते हुए फर्टिलाइजर्स को उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, और फर्टिलाइजर से हमें एक्सपेक्टेशन, जबकि टोटल ओवरऑल जो उनका रिटर्न था, कंट्रीब्यूशन तो सेटिस्फैक्टरी था, पर जितना हम चाहते थे शायद उतना नहीं आ पाया। लेकिन इस साल चलते हुए ये डिपेंड करेगा थोड़ा सा, एक बार अगर ये हमारी थोड़ी सी मेट्रोलॉजिकल आ जाए, एक बार हमें पता लग जाए पूरा अनुमान जो मौसम का होता है कि उसके चलते हुए इस बार कैसी हमारी बारिश की आशा है, उसके चलते हुए एग्री पे डिपेंड करेगा कि इसको इस बार एग्री सेक्टर को कैसे देखना है। तो मुझे लगता है कि आप अपने बने रहिए और लेट अस वेट फॉर दी पूरा जो हमारा अभी आने वाला है कि किस तरह से फर्स्ट एस्टिमेट आएगा कि किस तरह से इस बार मौसम ने और खासकर मानसून ने फेयर करना है। तो उसके चलते हुए उसके बाद हम एक कॉल ले सकते हैं कि हमें फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या करना है। ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट के सेक्टर के हिसाब से मुझे लगता है इसमें बना रहना ही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पूछिए अपना सवाल। जी मैं चाहता हूँ कि IEX का फ्यूचर क्या है दोस्तों? अमरीश है बहराइच से, उत्तर प्रदेश से। जी, किस कंपनी का नाम लिया आपने, एक बार फिर दोहराएंगे? IEX के बारे में बात करना चाह रहे हैं महेश्वरी साहब। जी IEF। जी मैम जी, आप जरा पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए अमरीश जी। इंडियन एक्सचेंज का है ये शेयर, और ये अभी काफी डिग्रो में जा रहा है, लगभग 26%। तो क्या इसको होल्ड करें कि आगे इसको एवरेज करें या फिर इसको निकल जाए आगे? देखिए, इसका कोई ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, इसके चलते हुए इस पे कोई कमेंट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है आम निवेशक को इस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक्स को ना ही लेना अच्छा रहेगा। हमें कोशिश करना चाहिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कि एक निवेशक के लिए लार्ज कैप और मिड कैप से लौट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे तो नेचुरली आपका वो स्लाइटली रिस्क फैक्टर, वोलेटिलिटी तो बढ़ेगी, आपका बीटा फैक्टर भी बढ़ जाएगा। उसके चलते हुए आपको शार्प डिक्लाइंस एंड राइज देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इससे एग्जिट कर पाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके अच्छे बहुत मार्केट में शेयर्स है आपको उपलब्ध हैं, उसके चलते हुए आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिसमें हम अगर टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं, साथ ही एविएशन की, इनसे आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि ये सेक्टर्स जो है अभी अंडर परफॉर्मिंग रहे, पिछले साल की बात की, लेकिन अब क्योंकि सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो खास तौर पर पर्यटन से जुड़ी हुई हैं, उस लिहाज से इनका परफॉर्मेंस किस तरह से आंकेंगे आप अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर? देखिए, मीडिया, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म, मुझे लगता है इनको सेक्टर से पिछली बार भी बड़ा क्रॉस पर्पज अलग अलग ढंग से बिहेव किया। मुझे लगता है इस साल भी बिहेव इनका अलग अलग होगा। जिस तरह से आप मीडिया की बात करें तो मीडिया शायद कुछ एक दो ही सेक्टर्स ऐसे थे जिसने करंट ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न दिया,
और उस नेगेटिव रिटर्न देने में मीडिया भी एक सेक्टर है। तो शायद चलता है मीडिया के ऊपर उतना जो लोगों को रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है शायद पिछले साल नहीं आ पाई, और मुझे भी लगता है कि अभी भी मीडिया जो प्योर मीडिया है उस पे शायद उतने रिटर्न्स की आशा करना, जबकि मार्केट में हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि हमें मीडिया पे इन्वेस्टमेंट इमीडिएट लेवल पे नहीं करना चाहिए। जहां तक एंटरटेनमेंट है, अगर एंटरटेनमेंट में दो चीजें हैं, एक है जो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट है, एक जो है अगेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो ओटीटी बेस्ड है या चैनल्स है या प्राइवेट चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं। जैसे इवन आप देखें रिलायंस का भी काफी अच्छा एक्सपोजर चल रहा है, डिज्नी की बात चल रही है, इधर चल रही है, तो उनके चलते हुए जो ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है, दीज आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। अगर हम कल की बात करते हैं, कल का फ्यूचर यही है, कल का भविष्य यही है, तो हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा स्टेक लेना बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में, आने वाले पीरियड में मुझे लगता है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एंटरटेनमेंट रिलेटेड टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आप बात कर सकते हैं या प्राइवेट चैनल्स की बात कर सकते हैं, उसमें काफी चलिए। हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनोज जी पूछिए सवाल। हेलो जी मनोज जी पूछिए सवाल। मैम ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास मैम 1 लाख रुपए है मैम जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ मैम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ जो मुझे उसका इंटरेस्ट है, या लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज करना चाहता हूँ मैम। महेश भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं मनोज जी, तो क्या सलाह देंगे? जी देखिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने पहली बार शुरू कर रहे हैं तो मैंने जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक स्मॉल इन्वेस्टर्स को खाली लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छा है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना। और लार्ज कैप के आप लोग ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कॉस्ट सबसे कम है। और बाकी म्यूचुअल फंड भी 2 तरह के हैं, एक ईटीएफ बेस्ड होते हैं जो लाइव प्राइस पे, जो उस समय एक्सचेंज की प्राइस होती है उसके बेस पे निर्धारित होता है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो कंपोजिशन है वो बेस्ड ऑन एक्सचेंज होता है। तो उसमें क्योंकि ज्यादा मैनेजमेंट के पास ज्यादा कोई अपना डिसीजन लेने की गुंजाइश नहीं होती, इसके चलते हुए उसमें रिटर्न्स अच्छी होती हैं और मार्केट बेस्ड होती है, प्लस कॉस्ट कम होती है। तो आप म्यूचुअल फंड में भी ईटीएफ लीजिए, ईटीएफ में भी लार्ज कैप का ईटीएफ लीजिए। चलिए विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नाटक से। विजय जी पूछिए सवाल अपना। एसबीआई कार्ड मेरे पास 95 शेयर्स है, रेट डाउन हो रहा है, उसका क्या करें? आप जरा दोबारा से स्टॉक का नाम बताएंगे? एसबीआई कार्ड। अच्छा, एसबीआई कार्ड के 95 शेयर्स हैं। महेश भाई साहब क्या कॉल लेना चाहिए? देखिए मुझे लगता है एसबीआई कार्ड अपने तरह का बड़ा यूनिक वेंचर है। अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत जो कार्ड्स को एक्चुअल मैनेज करते हैं, कार्ड को इशू करके मार्केटिंग करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो बैक एंड से एक्चुअल कार्ड को मैनेज करते हैं, कार्ड के सिस्टम को डालते हैं, जो एक्चुअल कार्ड प्लेयर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड ने पहली बार इंडिया में एक अपना तरफ से अपना उद्यम बनाया है, अपनी यूनिट बनाई है, और अगर किसी तरह ये मार्केट को कैप्चर कर पाए, जितना इसकी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, और हमने देखा एसबीआई के बाकी सारे एप्स भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उसके चलते हुए अभी एसबीआई कार्ड उतना मार्केट शेयर नहीं ले पाया है, लेकिन इंडिया का अपना वेंचर है। और मुझे लगता है जहां हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो एक कार्ड सिस्टम में एंट्री करना, एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अपनी इंटरफेरेंस करने के लिए, अपनी डोमिनेशन बनाने के लिए बहुत जरूरत है। और उसके चलते हुए हमें एसबीआई कार्ड के साथ बना रहना है। और एसबीआई कार्ड हो सकता है रिटर्न ना दे, लेकिन आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। टॉप पिक्स कौन से रहने वाले हैं जब हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर का जिक्र करते हैं आपके लिहाज से, वो डार्क हॉर्सेस जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में? देखिए मेरा मानना है अभी भी अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो जो डिफेंस बेस्ड है, सबसे पहले डिफेंस बेस्ड को अगर हम लेंगे तो उसमें बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। और अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आई एम वेरी बुलिश ऑन भारत फोर्ज, आई एम वेरी बुलिश ऑन भारत डिफेंस सेक्टर। इवन आप ईटीएफ ही ले सकते हैं उसका। अगर हम नए की बात करें, जहां इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम जियो में बहुत बुलिश हूँ, जोमेटो में बहुत बुलिश हूँ, बिकॉज ये नई तरह की इंडस्ट्री है। इन इंडस्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी उनका साइज नहीं है, इन इंडस्ट्री में उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज द कोर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस के चलते हुए आप चाहे डिलीवरी मैकेनिज्म की बात करें, चाहे आप लॉजिस्टिक्स की बात करें, चाहे आप इनोवेशन की बात करें, जहां पर भी आपको डिफेंस पे पार्टिसिपेशन मिल रहा है, आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, आप बीएमएल है,
पिछले नेक्स्ट 5 साल के लिए उसका सारा टोटल जो ऑर्डर है, कैपेसिटी है, वो ऑर्डर में बुक्स है। आप देखिए MBTO बना रहे हैं, मेन बैटल टैंक के इंजन बना रहे हैं, तो इससे बढ़िया शेयर आपको क्या मिल सकता है। आप BML की बात करें, आप BEL की बात करें, मुझे लगता है हमारे पास बहुत अच्छी बास्केट है। आप टाटा मोटर्स की बात करें, ईवी में बहुत अच्छा उसको देखने को चांस मिल रहेगा। तो मुझे लगता है मार्केट में बहुत सारे शेयर्स आपको मिल रहे हैं, और लेकिन इंडिविजुअल शेयर से अच्छा अगर स्मॉल इन्वेस्टर की बात करें तो मेरे लिए उनको अभी भी यही कहना है कि आप ETF के थ्रू एंट्री करें, म्यूचुअल फंड की तरह एंट्री करें, और ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट ना करें, क्योंकि उसको मॉनिटर करना सही नहीं रहता। आइडियली 5-6 शेयर से ज्यादा एक इन्वेस्टर के पास नहीं होने चाहिए, ताकि उसको थोड़ा टाइम पे देख भी सकता है, उसको एक डिसीजन लेने दे सकता है, मॉनिटरिंग भी कर सकता है। महेश साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और हमारे तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो पर जुड़ने के लिए। तो आज अगर 31 मार्च की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो पिछला वाला था, वित्तीय वर्ष, उसका आज आखिरी दिन है। कल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम सेक्टर और स्टॉक्स को लेकर हमने तमाम जानकारियां आपके साथ साझा की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।